हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी दोस्तों, आज है 23 जून 2021 और हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के एनालिसिस। दोस्तों मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, जो नॉर्मल आर्टिकल्स होते हैं आज के न्यूज़पेपर में वो खास नहीं है, लेकिन जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है वो एकदम बहुत शानदार आया हुआ है और मेरा दिल जीत लिया आज के एक्सप्लेन्ड सेक्शन ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जिस पे मैंने रेड दिया हुआ है ये कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, रोज रोज रिपीट हो रही हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है कि वायरस म्यूटेट होता है ना, इवोल्व होता है, वो अपना करेक्टर चेंज करता रहता है और उसके हिसाब से उसकी जो सीरियसनेस है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये जो वायरस है कोरोना का, जो ये वायरस है, इसके कई सारे वेरिएशंस हैं, कई सारी म्यूटेशन इसके अंदर हो चुकी हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो म्यूटेशन हुआ था उसको कहा जाता है डेल्टा म्यूटेंट, मतलब डेल्टा वेरिएंट है उसका। ब्रिटेन में जो हुआ था उसको जो अल्फा बोला जाता है। सीरियसनेस के मामले में जो वायरस होते हैं ना, इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जो बहुत कम सीरियस होता है उसको कहा जाता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन जो ज्यादा सीरियस होता है उसको कहा जाता है वेरियस ऑफ कंसर्न। तो डेल्टा को वेरियस ऑफ कंसर्न वाली सिचुएशन में रखा गया था। इंडिया के अंदर जो सेकंड वेव ने इतनी धूम मचाई है उसका रीजन यह है डेल्टा वेरिएंट ही है। यूके के अंदर, रशिया के अंदर जितने भी जो ज्यादा ट्रांसमिशन हुआ है वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हुआ है, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होता है, वायरल लोड इसका ज्यादा है और ज्यादा सीरियस सिचुएशन भी इसके अंदर हो जाती है। तो भैया डेल्टा वेरिएंट से अभी तक मुबरे ही नहीं थे कि इसका भाई भी आ गया जिसे कहा गया है डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के इसको कैटेगरी में रखा गया है। अभी इसकी हमें पूरी प्रॉपर्टी पता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि डेल्टा प्लस भी डेल्टा से ज्यादा जो है वो ज्यादा ट्रांसमिसिबल होगा, ज्यादा स्पीड के साथ। तो भगवान से प्रेयर करो कि ज्यादा ना फैले, क्योंकि अभी तक इंडिया में डेल्टा प्लस के 22 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 16-17 मामले तो महाराष्ट्र की कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, एक दो डिस्ट्रिक्ट में, एक दो केस मध्य प्रदेश में है, एक दो केस जो है वो राजस्थान में है। तो अभी तक ज्यादा केस नहीं है, तो लेट्स होप कि वहीं पे वो सीमित रह जाए। दूसरी कंट्री में, स्विट्जरलैंड में भी कुछ केस मिले हैं, जापान के अंदर भी कुछ केस मिले हैं। एनीवेज इंडिया के अंदर जो ये इनसाकोग है, इनसाकोग कंसोर्टियम, ये 28 लेबोरेटरीज का एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है, इंडिया के अलग अलग स्टेट में बनाया हुआ है। इसका काम ये है कि जो वायरस वो म्यूटेंट होता है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, उसका पता लगाता है कि कौन, उसका वो जीनोम सीक्वेंसिंग करता है बेसिकली। तो इसी ने पता लगाया था डेल्टा प्लस के बारे में। ठीक है, देखिए ज्यादा इंक्रीज ट्रांसमिसिबल है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होता है रिसेप्टर लंग सेल के साथ। देखिए लंग्स पे ज्यादा अटैक करने वाला है डेल्टा प्लस। ठीक है, क्योंकि जो हमारे लंग्स के सेल हैं वो उसको जल्दी इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स था हमारी बॉडी का, भैया वो भी इसके मामले में कमजोर पड़ जाता है। तो लेट्स होप के जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए लोगों का, ज्यादा से ज्यादा, और जो डेल्टा प्लस जो अगर थर्ड वेव आएगी तो उससे हम लोग बचे रहें। तो साइंस के साथ साथ प्रे करना भी जरूरी है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो जरूर करें प्रेयर, अगर नहीं करते हैं तो भी कर ही लीजिए, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी खराब ही है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ है वो है लक्षद्वीप से। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक बहुत शानदार एडिटोरियल आया था और उसकी डिटेल में मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि लक्षद्वीप को लेके क्या इशू है। ठीक है, परसों भी मैंने डिस्कस किया था। सरकार लक्षद्वीप को मालदीव बनाना चाहती है। सरकार कहती है कि जो पॉसिबिलिटी मालदीव के अंदर है टूरिज्म वाली, वही लक्षद्वीप के अंदर भी है। सरकार लक्षद्वीप के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, होटल इंडस्ट्री खोलना चाहती है, अम्यूजमेंट पार्क्स खोलना चाहती है, और जिसके चक्कर में जो लक्षद्वीप का लोकल कल्चर है, लोकल इकोलॉजी है, एनवायरमेंट है, उसको डैमेज कर रही है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आई थी। देखिए लक्षद्वीप के अंदर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है 99% वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और लक्षद्वीप को जो जुडिशरी है वो केरला हाई कोर्ट से चलता है, मतलब केरला हाई कोर्ट ही का जुरिस्डिक्शन लक्षद्वीप के अंदर में है। तो अभी क्या हुआ था, वहां पे जो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए थे, और भैया काफ़ी कंट्रोवर्शियल है डेफिनेटली। देखिए लक्षद्वीप में ना लोग बीफ खाते हैं, तो वहाँ पे बीफ बैन कर दिया गया। मिड डे स्कूल के अंदर वहाँ पे नॉनवेज दिया जाता था, बच्चों को चिकन वगैरह दिया जाता था, अंडा वगैरह दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट की डेयरीज थी, डेयरी फार्म थे, सरकार ने उनको भी बंद कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि गुजरात से वहाँ पे दूध आए। तो और जो लोकल पंचायत इलेक्शन है उसमें भी कुछ लोगों को कंटेस्ट करने से रोक दिया गया जिसके दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं। तो इस तरह के कई सारे वहां पे हार्ड स्टेप लिए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसका वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो केरला हाई कोर्ट के अंदर जो है एक लिटिगेशन डाली गई थी इसके अगेंस्ट में। तो हाई कोर्ट ने अभी उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। ठीक है, तो अभी ये जो
रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनमें से 2 ऐसे हैं जो अभी अप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो ये पूरे का पूरा मामला है। लक्षद्वीप को लेके पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है आजकल, वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये एडिटोरियल आपको मस्ट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, ठीक है। ठीक ठाक लगे तो देख लेना, अदरवाइज तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो लक्षद्वीप को लेके थोड़ा सा था ये यहाँ पे इशू, ठीक है। क्योंकि देखिए एक चीज और आपको बता दूं लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है, टेक्टोनिक आइलैंड्स नहीं है। टेक्टोनिक आइलैंड वो होते हैं जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बनते हैं, उनमें कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है। जैसे हमारे अंडमान निकोबार हैं वो टेक्टोनिक हैं क्योंकि वहां पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की सब में एक्टिविटी हो रही है ना। लेकिन जो लक्षद्वीप के आइलैंड है ये कोरल आइलैंड्स है, कोरल पोलिप की वजह से बनते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको मैंने पॉइंट बता दिया है यहाँ पे। चलिए अगली जो न्यूज़ हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, अगली न्यूज़ रहेगी ये, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, खैर ये तो छोड़ ही देंगे हम लोग। देखिए क्या है ना, अभी आजकल दिल्ली हाई कोर्ट में ना समर वेकेशन चल रही हैं। जैसे हम लोगों की स्कूल में समर वेकेशन होती थी, तो यहाँ पे समर वेकेशन चल रही है। मोस्टली जज गए हुए हैं घूमने फिरने अपने यार दोस्तों के साथ, लेकिन फिर भी मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 2 जज बैठते हैं और वो केस सुनते हैं। तो इस बार भैया जज ना पता नहीं घर से क्या खा के आए थे, तो उन्होंने रात के 12 बजे तक केसों की सुनवाई की और एक ही दिन में बहुत सारे केस उन्होंने निपटा दिए। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जज अपनी जो नॉर्मल ड्यूटी है उससे बाहर जाके भी फॉर जस्टिस डिलीवरी वो काम कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना, कोई खास बात है नहीं, लेकिन कभी कभार एग्जाम में एग्जाम्पल मेंशन वगैरह करने के काम आ जाता है, ठीक है। चलिए ये कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये थोड़ा आपको बता देता हूँ क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आजकल वैसे भी आपको पता है सेंटर स्टेट के बीच में झगड़े चलते रहते हैं। देखिए जब जब हमारे देश में सेंटर में और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। जब तक सेंटर स्टेट में अलग अलग सरकारें हो जाती हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये इसकी शुरुआत जो है 1968-69 में हो गई थी, जब तमिलनाडु में जो गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। थोड़ा सा आपको वो हिस्ट्री पता होना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आजकल भी ऐसा ही है, सेंटर में मोदी जी बैठे हैं और स्टेट में कहीं ममता बनर्जी हैं, कहीं दूसरी सरकारें हैं कांग्रेस की या कोई और सरकारें हैं, तो उनके बीच में चलता है झगड़ा। लेकिन मोदी जी ने भी रिसेंटली बोला है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए और सेंटर स्टेट्स के बीच में रिलेशन को ठीक करने के लिए स्टेट्स को सेंटर के साथ आना पड़ेगा और सेंटर को स्टेट्स की हेल्प करनी पड़ेगी। इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। कि फेडरल तो ठीक है, स्टेट्स की अलग पावर है, सेंटर की अलग पावर है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि एज अ कंट्री हम इसको आगे लेके जा सकें। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया, इन्होंने कहा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए सेंटर ने क्या किया, सेंटर पहले उनको 3% का जीएसटी में से पैसा देता था, सरकार ने उसको 5% कर दिया। मतलब जितनी स्टेट्स की जो जीडीपी होती है पहले वो उसका 3% सेंटर से बोरो कर सकता था, लेकिन सरकार ने बोला कि अभी आप ना 5% कर लीजिए। मतलब स्टेट अभी सेंटर से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यह फ्री में नहीं है, उधार है, बोरो कर रहा है उसको, उससे वो। तो सरकार कह रही है ठीक है आप 2% ले लीजिए, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे स्कूल में जब होते थे हमारे पेरेंट्स हमारे पर कंडीशन रखते थे, बेटा 10th में जो है 90% लेके आना, तुम्हें बाइक दिलवाऊंगा। बाइक तो छोड़ो, जो साइकिल होती थी वो भी ले लेते थे कि तुम्हें चोट लग जाएगी। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो सेंटर ने इनको पर 4 सिचुएशन रखी हैं। उनको कहा है अगर आप ये 4 पैरामीटर को में परफॉर्म करते हो तो हम आपको 2% एक्स्ट्रा देंगे। वो 4 सिचुएशन कौन कौन सी थी देख लीजिए यहाँ पे। पहली सिचुएशन है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये एक स्कीम है, थोड़ा गूगल करना। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको पैसा मिलेगा। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब अपने यहाँ पे आप ऐसी कंडीशन करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करिए, लो एंड लोडर को अच्छा करिए, और भी बैंकिंग सेक्टर, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको ईजी कीजिए। हम और आपके स्टेट में बिजनेस लेके आइए, हम आपको पैसा देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बिजली वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक करिए। देखिए यार जब बिजली आएगी तभी तो इंडस्ट्री ओपन होगी ना। आपके स्टेट में आप चाहते हो कि बहुत सारी कंपनी आए प्रोडक्शन करें, लेकिन बिजली नहीं आ रही है, तो बिजली के बिना कुछ नहीं चलता है भैया। पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे कीजिए। और अर्बन लोकल बॉडी का जो रिवेन्यू है उसको भी बढ़ाइए ताकि आप अच्छी अच्छी स्कीम ले सको। तो ये 4 सिचुएशन ऐसी हैं, सरकार ने बोला कि आप इनको सेटिस्फाई करो और आपको पैसा मिल जाएगा 2% एक्स्ट्रा। तो
अब तक जो है सरकार ने 37,600 करोड़ रुपीस दे दिया गया। खैर ये फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो ये चार चीजें हैं आपका, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। तो ये थोड़ा सा ऐसा ही है ना, हमारे फादर और हमारे जैसा रिलेशनशिप है। कंडीशन पे पैसा मिलता है भैया, फ्री में कुछ नहीं मिलता आपको। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ है वो हमारे पड़ोसी देश से है, अफगानिस्तान से है। ठीक है, हमारा पड़ोसी है और अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री भी लगती है। चलिए, तो आज का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। ये एक हिंदू का एडिटोरियल है। सुबह मेरी एक क्लास और थी तो मैंने हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस किया था उस क्लास में। अच्छा एडिटोरियल है, आपको जरूर देखना चाहिए। ये इस एडिशन के ऊपर है। हालांकि आई नो कि आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, और आपका अवेलेबल कहाँ से होगा, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको न्यूज़पेपर देता हूँ। ठीक है, लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये एडिटोरियल अच्छा है। लेट्स होप के कुछ दिन में ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आए, तब इसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में करेंगे इसको। एनीवेज, तो अफगानिस्तान देखिए, यहाँ पे है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, और ये है इधर इंडिया, और ये है अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान की यहाँ पे छोटी सी जगह पे बॉर्डर शेयर करते हैं, और इस लाइन को कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। आप मुझे ये बताओ कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो बाउंड्री है इसका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में, मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूँ ये चीज़। ठीक है, तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। मतलब जितने भी बड़े बड़े एम्पायर हैं, जब वो अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करते हैं तो भैया ख़त्म हो जाते हैं, उनकी वहाँ पे ग्रेव बन जाती है, चिताएं जल जाती हैं। देखिए, जब अलेक्जेंडर आया था तो उसका भी यही हालत हुआ था। ठीक है, अलेक्जेंडर का ये हालत हुआ। जब यहाँ पे ब्रिटिश आए अफगानिस्तान में तो ब्रिटिश भी बेचारे यहाँ पे मारे गए, और जब यहाँ पे अमेरिका आया तो अमेरिका भी मारा गया। अफगानिस्तान के अंदर कोई भी लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पाया। वहाँ के लोगों का खून ही ऐसा है, वो हार ही नहीं मानते हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल लड़ते ही रहेंगे, लेकिन किसी फॉरेन रूल को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। बड़ा ही भैया खतरनाक खून है उनका। एनीवेज, तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत शानदार रहे हैं। हिस्टोरिकली हम लोग एक ही थे, आपको पता ही है कि अखंड भारत की बात करें तो अफगानिस्तान इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अलेक्जेंडर की आर्मी को जो बाद में सेल्यूकस थे उनके गवर्नर थे, उनको हराया था, और उनकी बेटी के साथ बाद में शादी भी कर ली थी। एनीवेज, तो अफगानिस्तान ये चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर में था। उसके बाद ये मुगलों के अंडर में भी रहा, उसके अंदर ये अफगान्स के अंडर में भी रहा। तो ये अफगानिस्तान इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, और इसलिए इंडिया के कल्चर के ऊपर अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बुद्धिज़्म भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट था, लेकिन बाद में जब यहाँ पे तालिबान आया तो उसने यहाँ पे बुद्धिस्ट के जो है बड़े बड़े स्टैचू वो गिरा दिए। खैर वो बात छोड़िए। सितंबर 11 का जब अटैक हुआ अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अपनी आर्मी अटैक किया और अफगानिस्तान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उनका मानना था कि हम लोग तालिबान को डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन भैया तालिबान कहाँ डिस्ट्रॉय होने वाला है ना, नहीं हो पाया। 20 साल लड़ने के बाद जब यूएसए को लगा कि अब हमारे से हमसे कुछ होने वाला है नहीं, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि हम लोग अफगानिस्तान को छोड़ के वापिस चले जाएंगे। और उसकी डेट उन्होंने बड़ी शानदार रखी है, सितंबर 11, 2021। सितंबर 11 को ही अटैक हुआ था, सितंबर 11 को ही छोड़ के जाएंगे। अब बात यह है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़ के जाएगा तो अफगानिस्तान में क्या होगा, अफगानिस्तान किसके सहारे रहेगा, किसी के सहारे नहीं भैया। जो तालिबान है, जो वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोबारा से यहाँ पे हावी हो जाएगी, उसका इंडिया से क्या लेना देना है। देखिए, इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी भी है। पड़ोस में अगर शांति नहीं रहेगी तो क्या हमारे घर में शांति रहेगी, नहीं रहेगी ना। पड़ोस में शांति भी बहुत ज़रूरी है। तो अफगानिस्तान के अंदर जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है वो सही रहे, अफगानिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसके लिए इंडिया जो है दिन रात कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका के जाने के बाद यहाँ पे हालत बहुत फ्रजाइल होने वाली है। और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, ये भी अब आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान की जो आईएसआई है और इसकी जो आर्मी है वो अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अफगानिस्तान का यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा तो इंडिया की नेगोशिएटिंग पावर यहाँ पे चली जाएगी, ये भी बात यहाँ पे है। तो इंडिया वाले जो है तालिबान के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि उनको किस तरह से, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो कश्मीर को लेके भी थोड़ा सा सेंसिटिव है।
और जब 65 का वॉर हुआ था, 71 का वॉर हुआ था, तब भी अफगानिस्तान ने इंडिया को साथ नहीं दिया था। और तालिबान जो है वो कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो इंडिया इसलिए थोड़ा सा छटपटा रहा है आज के समय में कि कैसे इस सिचुएशन से हम लोग डील करेंगे, और उसी के लिए सारी सिचुएशन चल रही है। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग पूरा अफगानिस्तान इशू डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसको 1 घंटा लग जाता है टॉपिक को करने में। बट थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा आपको पहले से भी आइडिया होगा इस बारे में, आई नो। तो ये कुछ न्यूज़ थी। उसके अलावा जो अगली न्यूज़ है वो ये है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इंडियन एयरफोर्स और नेवी जो है वो अमेरिका के कैरियर ग्रुप के साथ जो है एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स कहाँ पे करेंगे भैया? इंडियन ओशियन के अंदर में एक्सरसाइज करेंगे। तो अमेरिका वाले कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया वाले कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोनों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक डिफेंस एक्सरसाइज है बेसिकली ये। ठीक है, अमेरिका का जो वन ऑफ द मोस्ट द बिगेस्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जिसका नाम है यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। कई सारे हैं ये, उसमें करेंगे। और इंडिया में भी जो है कई सारे, जैसे जैगवार, सुखोई, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेंगे, सुखोई, जैगवार, ठीक है, ये सब करेंगे। लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार, आप मुझे बताओ वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है और कब स्टार्ट हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाता हूँ, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब बताओगे इसको। ठीक है, देखिए पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो यार फिर ना चीज़ों में वो मज़ा नहीं है। एडिटोरियल आज बहुत बढ़िया है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक इस एडिटोरियल पे बनाऊंगा फार्मर्स के ऊपर, और एक इस पे बनाऊंगा इंडिया चाइना रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, वो भी आप देखना, उसको थोड़ी देर में अपलोड करूंगा मैं। एनीवेज, अगली जो न्यूज़ है वो है ये, वर्ल्ड से न्यूज़ है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 2020 में 8500 बच्चों का मतलब होता है जो लेस देन 18 ईयर्स होते हैं, कि उनको एज अ सोल्जर यूज किया गया है बाय डिफरेंट नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर केस हुए हैं आपके सोमालिया में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, अफगानिस्तान में, सीरिया में और यमन में। ये इस टाइम पे सबसे डिस्टर्ब्ड कंट्रीज हैं आज के समय में दुनिया में। तो यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बच्चों को बंदूक दे देती हैं। देखिए, उनको जहाँ पे एजुकेशन मिलना चाहिए तो वो उनको बंदूक थमा देते हैं, और बेचारे बहुत सारे बच्चे मर भी जाते हैं। ठीक है, 8521 जो है बच्चे पिछले साल मर गए हैं। तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। अगला जो हमारे यहाँ पे जो आता है वो आता है नेपाल से। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सेट एक्साइड है कैबिनेट एक्सपेंशन ऑफ द ओली। देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वैसे आपके लिए, बट क्योंकि नेबर है इंडिया का नेपाल, इसलिए नेपाल के अंदर क्या हो रहा है इसका हमें पता होना चाहिए। एक चीज़ आपको वैसे मैं बता दूं कि नेपाल की जो पॉलिटिक्स है ना, वो गेम ऑफ थ्रोन से कम नहीं है। बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स हैं, वो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और बड़ा तिकड़म मचाते रहते हैं यहाँ पे। उस पूरे तिकड़म की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, एक दिन हिंदू में बहुत बढ़िया एडिटोरियल आया था, उसके एनालिसिस की थी। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कौन कौन से प्लेयर सुप्रीम वहाँ पे नेपाल में हैं, कैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे हैं, कौन कौन सी की क्या क्या आइडियोलॉजी है, कैसे वहाँ पे कोलिशन बनता है, सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे क्या रोल है, वहाँ के प्रेसिडेंट का क्या रोल है। क्योंकि ये मिस्टर ओली है ना, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, क्योंकि मिस्टर ओली जो है वो चाइना के काफ़ी क्लोज हैं और इंडिया से नफरत करता है। तो ये बीच बीच में बयान देता रहता है। अभी जब योगा दिवस हुआ था तो इसने बोला था कि योगा जो है वो इंडिया में नहीं नेपाल में पैदा हुआ था। थोड़े दिन पहले इसका बयान आया था कि सीता वो नेपाल से थी, राम भी नेपाल से था। तो ये ना सब कुछ नेपाल को में लेके चले जाते हैं, और चाइना के काफ़ी क्लोज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इंडिया का एक स्टेक होल्डर है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वहाँ पे देख लेना, क्योंकि ये आर्टिकल खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इशू इंपॉर्टेंट है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में दे दूंगा, जरूर जरूर देखना, हाईली रिकमेंडेड है। ये है आज का मेन मुद्दा, एक्सप्लेन्ड। एडिटोरियल के लिए सेपरेट वीडियो डालूंगा, बट या दिस इज एक्सप्लेन्ड सेक्शन, एंड हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस 1, 2 and 3 important articles. तो फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी अबाउट टू प्रिंट कैश और नोट टू कैश। क्या आरबीआई को पैसा प्रिंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ये एक्सप्लेन्ड सेक्शन है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, तो वहां पे मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी कि पैसा प्रिंट करने से पॉवर्टी चली जाती है क्या, या पैसा प्रिंट करने से इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है क्या। एक छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप उसको भी देखना डेफिनेटली, एनिमेशन वगैरह डाल के बनाई हुई है। बट या आज के एक्सप्लेन सेक्शन में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं कि पैसा प्रिंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
ये है सिचुएशन यहां पे। और ये एडिटोरियल का पार्ट क्यों बना है? क्योंकि CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसने सजेस्ट किया है सरकार को कि देखिए इस टाइम पे कोविड चल रहा है, लॉकडाउन हुआ था, पिछले साल भी लॉकडाउन हुआ था, इंडस्ट्री हमारी ठप पड़ी हुई है, लोगों के पास काम धंधा है नहीं, लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई ऑल टाइम हाई है। तो इस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज और उनके जो है CEO मैनेजर वगैरह वो सब होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है पैसा बना छापो और उसको मार्केट में डाल दो। कैसे डालेंगे मार्केट में? कौन कौन से सेक्शन इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि देखिए आप ये कर सकते हो कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर सकते हो, जो किसान हैं उनके खाते में कर दीजिए, जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनके खाते में कर दीजिए, है ना, उनको डायरेक्ट ट्रांसफर सबके खाते में 5-5, 10-10 हजार रुपए डलवा दो। और इन्होंने कहा मनरेगा, मनरेगा के अंदर जो लोगों को वेजेस मिलते हैं उसको भी बढ़ा दो, मतलब मनरेगा पे ज्यादा पैसा खर्चा करो। और जो GST रेट्स हैं उनको कट कर दीजिए, मतलब जैसे सामान के ऊपर GST लगता है तो सामान को सस्ता करने के लिए उसके रेट को कट कर दीजिए ताकि वो सस्ता हो जाए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन जो है CII ने दी है। इन्होंने कहा है कि 3 लाख करोड़ रुपया इस टाइम पे छापने की जरूरत है, 3 लाख करोड़ रुपए, समझ रहे हो? लेकिन वो CII ने ऐसा क्यों बोला है? देखिए बिजनेस आउटलुक सर्वे करवाया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि 79 to 80% इंडस्ट्री को यह लगता है कि हमारी सेल्स डाउन होने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है, मार्केट में डिमांड नहीं है, किसी तरह की सप्लाई नहीं हो रही है। देखिए जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कहां से होगी? जब आप आईफोन या मोबाइल फोन की डिमांड ही नहीं करोगे तो वो सप्लाई थोड़ी करेंगे, और जब वो सप्लाई नहीं करेंगे तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो कुल मिला के इस टाइम पे देश की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए पैसा छापने की जरूरत है, ये CII ने बोला है। और इसीलिए न्यूज में है क्योंकि CII बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन ये पैसा कहां से आएगा? रोकड़ा आएगा कहां से? देखिए रोकड़ा लेने के वैसे कई तरीके होते हैं। सरकार बैंकों से बोरो कर सकती है, वो एक नॉर्मल सा तरीका होता है, सरकार मोस्टली उसको फॉलो करती है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस में, मतलब सबसे एंड में पैसा प्रिंट करने की बात की जाती है। तो CII ने कहा कि पैसा कहां से आएगा? उसने बोला कि RBI को अपनी बैलेंस शीट को एक्सपेंड करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ी टेक्निकल टर्म है, सुनने में अच्छी लगती है टेक्निकल टर्म, लेकिन इसका मतलब यही है कि पैसा प्रिंट कर दो। ठीक है, सुनने में अच्छा नहीं लगता लेकिन टेक्निकल टर्म नहीं है। बैलेंस शीट को एक्सपेंड करने का मतलब ये होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है CII के बारे में, कई बार होता है ना जो पॉलिटिशियन होता है उन्हें बयान बदल देते हैं, है ना। जैसे आज कोई कह रहा है कि अरे मोदी जी तो ये हैं वो हैं, बड़ी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, कल को वही आदमी BJP में शामिल हो जाता है तो फिर वो मोदी जी के गुणगान गाने लगता है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू और भी बहुत सारे केस हैं, ऐसा होता है। अब CII पहले कुछ और कहता था प्रिंटिंग मनी के बारे में। जब पास्ट में जब सरकार कहती थी कि पैसा छापूंगी तो CII कहता नहीं 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 नहीं, पैसा मत छापो, इट इज इररिस्पॉन्सिबल एंड इट इज वेस्टफुल, ऐसा बोलते थे। क्यों? क्योंकि जब सरकार पैसा प्रिंट करती है और उसको बांटती है अलग अलग तरीके से, गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसको, तो बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। और जो कंपनी होती हैं जब ये बैंकों से लोन लेती हैं, देखिए मेरे तेरे जैसे लोग तो ना आपके जैसे 10-15 हजार 20 हजार रुपए लोन लेते हैं, लेकिन कंपनियां करोड़ों में लोन लेती हैं। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो वो लोन लेना महंगा हो जाता है। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहती थी कि सरकार प्रिंट करे पैसा, क्योंकि उनको लोन महंगा पड़ जाता है। ऊपर से CII मनरेगा को भी गाली देती है। CII कहती है कि मनरेगा की वजह से लोग गांव से शहरों में आना कम हो गए हैं, जो आउट माइग्रेशन होता था फ्रॉम रूरल टू अर्बन वो कम हो गया है। अब जब लेबर क्लास शहरों में कम जाएगी, इसका मतलब इंडस्ट्री के पास लेबर की कमी हो जाएगी, और जब लेबर की कमी हो जाती है तो उनकी वेजेस हाई करनी पड़ती है, उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ती है, और जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो कंपनी का खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो कंपनी चाहती है कि मनरेगा कंप्लीटली हट जाए सही बात तो ये है, क्योंकि कंपनियां चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा गांवों से शहरों में आएं ताकि वो वहां पे आके कंपनीज में काम करें। ठीक है, तो ये सारे का सारा मामला यहां पे है। दूसरा, CII का कहना है कि जब सरकार लोगों को इतना फ्री में पैसा बांटती है मनरेगा के थ्रू, दूसरी स्कीम चला के, लोग ने इसे लेजी हो जाते हैं। जब आपको बैठे बैठे पैसा फ्री में मिल रहा है तो आप क्यों कमाओगे भैया?
क्यों मेहनत करोगे, धूप में जाओगे, अपना सर खपाओगे? तो आप तो चाहते हो कि ठीक है सस्ते में काम हो जाए, पड़े रहो आराम से, सरकार देगी। ये कहना था सीआईए का पहले, लेकिन अभी सीआईए ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। इन्होंने कहा है कि सरकार पैसा प्रिंट करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकायदा वो अपने बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम रखे। देखिए, जब सरकार पैसा प्रिंट करेगी तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, और जब सरकार पैसा बोरो करती है मार्केट से, तब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। तो यहां पे ये मामला है। पहले सरकार बोरो करती थी इसलिए इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता था, अभी सरकार जब प्रिंट करेगी तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और लोन कौन लेंगे? मिस्टर अंबानी लोन लेंगे, वो सस्ता पड़ेगा। तो ये यहां पे प्रॉब्लम, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पैसा प्रिंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक बार अगर इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने लगेगी ना, प्रोडक्शन बढ़ने लगेगी, तो फिर इकोनॉमी चलने लगेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी इकोनॉमी को चलाने की। एकदम इकोनॉमी ना नीचे जाके बैठ गई है बेचारी, अभी इसको एक्टिवेट करना है, इसीलिए पैसा छापना जरूरी है आज के समय में। ठीक है, चलिए। लेकिन क्या पैसा छापना इतना आसान है? क्या पैसा छापने के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं? जी नहीं। पैसा छापने का सबसे बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। पैसे की वैल्यू भी कम हो जाती है डॉलर के मुकाबले में, इंडिया में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो प्रिंट करने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। उन सारे ड्रॉबैक्स को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना जाके उसको, ठीक है? क्योंकि इन्फ्लेशन इज नॉट अ टॉपिक फॉर द डे, समथिंग एल्स इज देयर। तो जब पैसा छापना ऑप्शन नहीं है, पैसा छापना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, तो फिर हम लोग पैसा कहां से जनरेट करेंगे? पैसा जनरेट करने के कुछ ना कुछ तो तरीके होने चाहिए। एक तरीका है जिसे बोलते हैं पे रेशो। ये सारे का सारा एग्जाम में आपके आने वाला है क्वेश्चन, मैं बता देता हूं। यूपीएससी मेंस में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और ये सारी की सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी एज इट इज। पे रेशो, पे रेशो का मतलब होता है, जैसे किसी कंपनी का सीईओ होता है, मैनेजर होता है, उसकी सैलरी होती है 10 लाख रुपए महीना, 15 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना। लेकिन जो एवरेज एम्प्लॉय होता है मेरे जैसा, उसकी सैलरी होती है 10,000 15,000 रुपए महीना। तो इनकी सैलरी में बहुत ज्यादा गैप है। तो आप क्या कर सकते हो? मैनेजर और सीईओ की सैलरी कम कर सकते हो और मेरी सैलरी बढ़ा सकते हो। क्योंकि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी, आम आदमी की सैलरी बढ़ेगी, तो ये ज्यादा स्पेंड करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा मार्केट में, और जब डिमांड करेगा तो प्रोडक्शन होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है वेल्थ टैक्स। इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे तो अमीरों और गरीबों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए, आज के समय में अगर हम सरकारी को छोड़ दें, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जैसे मैं और आप, हमारे पास 570 लाख करोड़ रुपया है ओवरऑल। आपको जान के हैरानी होगी कि 570 लाख करोड़ में से 330 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 1% जनता के पास है। मतलब अंबानी, उसके चाचे भाई बहन, वो जो भी हैं, 1% लोगों के पास 58% पैसा है। कितना ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूशन में अनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर। अगर आप इस 1% अंबानी को, मतलब जो भी अमीर लोग हैं, इनके ऊपर अगर 2% भी टैक्स लगा दोगे, तो आप 6.6 लाख करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कर लोगे। और सरकार को कितना चाहिए? 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ खर्च करने के बावजूद भी आपके पास 3.36 लाख करोड़ रुपए बचेगा। अब उसको जहां मर्जी आप लगाइए, वो आपकी मर्जी है। एक तरीका ये है, अच्छा तरीका है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सजेशन। और ये कोई मेरा खुद का सजेशन नहीं है, जो इकोनॉमिस्ट हैं ये उनका सजेशन है, ठीक है? जैसे यहाँ पे प्रभात पटनायक जी हैं, जयती घोष जी हैं, ये बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, ये इनका सजेशन है। एक तरीका होता है इनहेरेंट टैक्स, इसके थ्रू भी सरकार पैसा जनरेट कर सकती है। जैसे अंबानी है या जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, ये अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पैसा। इनहेरिटेंस मतलब अपना लड़का लड़की के खाते में डालते हैं पैसा। तो मान लो ये जो बड़े बड़े लोग हैं अंबानी जैसे, ये अपनी टोटल इनकम का 5% भी अगर अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, उस 5% पे अगर सरकार 1 से 1.5% का अगर टैक्स लगाती है, तब भी सरकार के पास 5.5 लाख करोड़ रुपीस इकट्ठा हो जाएगा। अब इसमें से सरकार को कितना चाहिए? 3 लाख करोड़, है ना? बाकी आप 2.2 लाख करोड़ रुपए बच के उसको अपने अलग से खर्चा करो। पैसा जनरेट करने के बहुत तरीके हैं। लास्ट और सबसे इफेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीका है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये वेल्थ टैक्स तो रह ही गया था। हाँ, मतलब वेल्थ
तो वेल्थ टैक्स सरकार लगा सकती है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, दुकान है, आपके घर है, उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन वेल्थ टैक्स को लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी के पास कितनी जमीन वगैरह है ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है। तो वेल्थ टैक्स इज नॉट अ वायबल ऑप्शन आई गेस। द मोस्ट इफेक्टिव एंड द लास्ट ऑप्शन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए सरकार पैसा खर्च करती है, स्कूल लगाती है, रोड लगाती है ना, वो सारा काम करती है सरकार, उसे और पैसा खर्च करती है, उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, जो जॉब्स प्रोवाइड कराता है, जिससे और पैसा जनरेट होता है। एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली जो खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट को खोलने में जितना कॉस्ट आता है, जितना एक्सपेंडिचर होता है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो मैंने रेस्टोरेंट खोला और उससे वहां से मुझे इनकम होगी, और जो लोगों की मैं सैलरी वहां पे देता हूं, जो बिजली का बिल देता हूं, वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सरकार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करे, ज्यादा से ज्यादा रोड्स बनाए, ज्यादा से ज्यादा ब्रिज बनाए, ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, नई नई कंपनीज खोले, ये सारे के सारी चीजों पे अगर सरकार खर्च करेगी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा और लोगों को काम धंधा मिलेगा। जब लोगों को जॉब मिलेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। यह तरीका सबसे बढ़िया है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो क्या सरकार को पैसा प्रिंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आंसर इज यस एंड नो। यस इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे जरूरत है, नो इसीलिए क्योंकि इन्फ्लेशन हो सकता है। ऑलरेडी लोगों के पास, बेचारों के पास पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन से वो कहां से और पैसा लाएंगे? आज जो सामान आपको 60 रुपए का, 50 रुपए का मिलता है, इन्फ्लेशन की वजह से वही 150 रुपए का हो जाएगा। तो लोगों के पास पहले ही इनकम नहीं है, तो इसीलिए इट इज नो। वाई इट इज यस? क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप उस वीडियो को देखोगे तो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला जो एडिटोरियल है हमारा, मतलब अगला जो आर्टिकल है वो है कंपनसेशन फॉर द कोविड डेथ्स। देखिए भैया 3-3.5 लाख लोग मर गए इंडिया में कोविड से, है कि नहीं? तो क्या सरकार को उनको कंपनसेशन देना चाहिए? हर इंसान जो मरा है कोविड से, क्या सरकार को उसको मॉनेटरी बेनिफिट देना चाहिए? अगर कोई मर, अब बोलोगे सर मरने वाले को कैसे देंगे? अरे उसके बच्चों को मिलेगा क्या, उसकी फैमिली वालों को मिलेगा क्या? ये बात है। देखिए इंडिया में एक एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कोई भी इंसान जो डिजास्टर की वजह से मरता है, सरकार उसको कंपनसेशन देती है। और ये एक्ट है, कानून है, समझ रहे इस बात को? और कितना पैसा मिलता है वो टाइम टू टाइम डिसाइड होता है, वो पहले से डिसाइड नहीं होता है। जैसे अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, तो लोगों को कंपनसेशन दिया जाता है। तो 2020 में क्या हुआ, जब पहली वेव आई थी, सरकार ने कोविड-19 को एक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था। और क्योंकि डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट और एक्ट, और उसके अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 12(3), उसके अंदर में जो कोविड से मरने वाले लोग हैं उनको 4 लाख रुपए दिया जाना था, क्योंकि इट इज अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन प्रॉब्लम और क्रिएट यहां पे हुई। देखो जब 10, 20, 50, 100, 200 लोग मरते हैं तो ये चल जाता है, लेकिन जब लाखों में लोग मरेंगे तो क्या सरकार हर किसी को 4 लाख रुपए दे पाएगी? दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए किसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाल दिया, और सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि आप सेंटर को बोलिए कि अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वो लोगों को 4-4 लाख रुपए दे जो मर गए, उनके फैमिली वालों को। यहां पे ये प्रॉब्लम है। अब कोविड कंपनसेशन के बारे में सरकार का क्या कहना है? उनका कहना है, सेंटर ने स्टेट को कहा था कि देखिए, जो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेंटर में होती है, ऐसी ही एक स्टेट में भी होती है। तो इस तरह के डिजास्टर को मेंटेन करने का काम स्टेट का होता है, हालांकि उनको सेंटर से हेल्प मिलती है। तो सेंटर ने स्टेट्स को बोला कि आप लोगों की भरपूर मदद कीजिए, आप उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए, उनको मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड कराइए, उनको दवाइयाँ प्रोवाइड कराइए। लेकिन कंपनसेशन के बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा कि क्या मरने के बाद उनको कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि अगर हम सभी लोगों को कंपनसेशन देने लगेंगे तो 15,577 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, और इतनी कैपेसिटी स्टेट्स की नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड। और सरकार कहती है अरे अफोर्ड तो छोड़िए, मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि जब लोगों की इनकम नहीं रही
तो और टैक्स घट गए, तो टैक्स घटने से सरकार के पास जो रिवेन्यू आता था वो भी कम हो गया। तो सरकार ने कहा कि देखिए, ना तो हम और ना ही स्टेट इतनी ज्यादा बड़ी रकम को अफोर्ड कर सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ब्रॉडर अप्रोच को जो है फॉलो कर सकते हैं। ब्रॉडर अप्रोच, ब्रॉडर अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम उनको हेल्थ इंटरवेंशन करेंगे, उनको बेनिफिट देंगे, उनको सोशल प्रोटेक्शन देंगे, इकोनॉमिक रिकवरी में उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, और अफेक्टेड कम्युनिटीज की और दूसरे तरीके से हेल्प करेंगे। हम ये कर सकते हैं, लेकिन सर हम पैसा नहीं दे सकते। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट दिया। ठीक है, तो सरकार को जब पूछा गया कि आपने क्या क्या स्टेप लिए, पार्लियामेंट के अंदर जब क्वेश्चन आवर हुआ था, उसमें सरकार ने कहा कि देखिए, कंपनसेशन का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान जो शहरों से अपने अपने गांव वापस गए थे, उसके लिए सरकार ने 999 करोड़ रुपया दिया था अलग अलग स्टेट्स को, और यह पैसा आया था पीएम केयर फंड से आया था। ठीक है, माइग्रेंट्स को दिया गया था। और यह पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ, यह पैसा अलग अलग तरीके से खर्च हुआ। उनको जूते चप्पल प्रोवाइड कराए, उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया, बेसिक मेडिसिन प्रोवाइड कराई, फुटवेयर वगैरह उनको, मतलब ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी सरकार ने। सरकार ने ये कहा कि जो लोग सड़कों पे मर गए हैं, हम उनको पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपको याद होगा पिछली वेव में जो है 16 माइग्रेंट्स वो रेलवे ट्रैक के ऊपर मर गए थे, सरकार ने उनको 2-2 लाख रुपए दिए थे। तो क्या आप बोलोगे कि क्या सर कोई भी सरकार अपने मरने वालों को पैसा नहीं दे रही है? देखिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजंस हैं इसके लिए। दिल्ली में एक प्रोविजन है, दिल्ली में जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं उनको 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, और जो लोग कोविड की वजह से मरे हैं उनकी फैमिली को 50-50 हजार रुपए दिया जा रहा है। यह दिल्ली के अंदर प्रोविजन है। सेंटर के अपनी तरफ से पूरे देश में कोई प्रोविजन अब तक नहीं लागू किया है। ठीक है, ये यहां पे बड़ी बात है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। डेफिनेटली सोशल जस्टिस और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से यहां से क्वेश्चन आ सकता है। हेल्थ सेक्टर क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो यहाँ पे हमारे पास आता है आर्टिकल, वो आता है ये वाला, हाउ जजेस रेस्क्यू फ्रॉम द केसेस एंड द वाई। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि यह केस हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और जज ने वो केस सुनने से मना कर दिया। मैं भी सोचता था कि यार ऐसे कैसे जज कर सकता है, जज का तो काम है जस्टिस डिलीवरी, वो कैसे कह सकता है कि इस केस को मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस में वो कह सकता है। सपोज मेरे फादर जज हैं और मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मैं कोर्ट में चला गया और जिसमें मेरे फादर जज हैं, तो क्या आपको लगता है कि मेरे फादर जब मेरे अगेंस्ट में केस सुनेंगे तो वो अनबायस्ड होके बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से जजमेंट सुना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सुना पाएंगे। अब किसी जज ने मान लो रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और रिलायंस के अंदर में ही केस आ गया, तो क्या वो रिलायंस के अंदर केस जो सुनेंगे, क्या वो उसका इम्पार्शियल तरीके से सुन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए किसी किसी केस में जज जो है मोरल ग्राउंड पे और एथिकल ग्राउंड पे अपने आप को केस से हटा लेता है। ठीक है, कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। और ऐसा ही हुआ इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर में। अभी जो आईटी एक्ट, चलिए वो भी छोड़िए आप, अभी आईटी रूल्स कहां से, आईटी रूल्स के अंदर अभी वेस्ट बंगाल में जो है कुछ केस हुए थे, तो जज ने वहां पे क्या किया, अपने आप को उससे रेस्क्यू कर लिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन बात यह है कि जज अपने आप को रेस्क्यू नहीं, मतलब अपने आप को जो है रिक्यूज करते क्यों हैं, क्यों अब उसको केस से हटाते हैं? सीधी सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका एग्जांपल मैंने आपको कई सारे दे दिए। अगर आप कंपनी में होल्डर हो तो आप वहां से निकल जाते हो, है ना, वो सारी की सारी चीजें। और देखिए, मान लो जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, अब ऐसा तो है नहीं कोई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, पहले तो हाई कोर्ट का जज रहा होगा कभी ना कभी वो। तो जब हाई कोर्ट के जज रहा होगा वो, उसने वहां पे कोई जजमेंट सुनाई होगी और अब वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, और अगर वही केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो अपने आप को वहां से रेस्क्यू जो है रिक्यूज कर लेता है कि मैं उस केस को नहीं सुनूंगा। तो यहां पे ये भी एक प्रावधान है। प्रोसीजर क्या है, क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई भी इसके लिए इस तरह के रूल्स नहीं है। देयर आर नो फॉर्मल रूल्स। ये जज अपने आप ही रेक्यूज हो जाते हैं, समझ रहे हो, उसको लगता है तो वो खुद ही उससे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है, कोई भी ऐसे भैया हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल है नहीं। ठीक है, कई बार ऐसे एग्जाम्पल आपको सुनने को मिलते हैं, रिसेंट एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो क्या हमेशा जज निकलेंगे? ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी होती हैं, जिनका केस कोर्ट में चल रहा होता है, वो भी जज को बोल सकती हैं
कि सर आप इस केस से हट जाइए, क्योंकि हमें लगता है कि आप इसमें जो है पहले इन्वॉल्व थे या आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उस केस में भी जज वहां से हट जाता है। लेकिन आप बोलोगे अगर मेरा मर्डर केस मेरे मेरे फादर के कोर्ट में आ गया है, तो क्या मेरे फादर को वहां से हटना कंपलसरी है, क्या मैंडेटरी है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसे रूल नहीं है कि जज को इस तरह के केस से हटना ही पड़ेगा। कई एग्जाम्पल हिस्टोरिकल मतलब पास्ट में ऐसे रहे हैं जब जज ने हटने से मना कर दिया, जबकि वो साफ साफ दिख रहा है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा ही जो है एक केस यहाँ पे मेंशन है, अरुण मिश्रा का केस है, 2019 का केस है, जब इन्होंने केस से हटने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए ऐसा एक केस है, यूयू ललित का केस है, मतलब इससे उल्टा है। यूयू ललित ने जो है राम जन्मभूमि वाले केस में, अयोध्या राम जन्मभूमि वाले केस में अपने आप को केस से हटा लिया था, क्योंकि जब वो लॉयर हुआ करते थे तो वही केस उन्होंने लड़ा था। तो जिस केस को आपने एज अ लॉयर लड़ा हुआ है, तो आप उसको एज ए जज सुनवाई थोड़ी कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जज अपने खुद के केस में खुद ही जज नहीं हो सकता, वो वहां से हट जाता है। ठीक है, क्या जज को यह सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जज को रिटर्न में देना पड़ता है कि मैं क्यों इस केस से हट रहा हूं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन जनरली जज जो है वो ऐसा बता देते हैं कि मैं इस केस से क्यों हट रहा हूं। अभी जो वेस्ट बंगाल वाला केस आपको बताया है, यहाँ पे ये इसीलिए लोग हट गए हैं क्योंकि जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जज हुआ करते थे तो वो केस उन्होंने सुना था उस समय पे। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन कभी के समय में वो कलकत्ता हाई कोर्ट में भी जज हुआ करते थे। ठीक है, इसीलिए तो ये जो तीन चीजें आपको कराई है ना, ये पैसे वाला, ये जुडिशरी वाला, और ये कोविड डेथ वाला, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे, और एग्जाम के लिए परस्पेक्टिव से भी डेफिनेटली काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है चलिए इकोनॉमी सेक्शन पे आते हैं। इकोनॉमी सेक्शन में ये कल भी मैंने आपको करवाया था कि नए आईटी रूल्स के अंदर में ई कॉमर्स कंपनीज को भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये कल का आर्टिकल का ही कंटिन्यूएशन है। कोई आप कल का अगर आपने न्यूज़पेपर देखा है तो आज का इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इनके लिए नए नए रूल्स लागू कर दिए हैं सरकार ने, और उसका क्या देखना रहेगा क्या नहीं है फ्यूचर में वो अलग बात है। लेकिन ये कल वाले आर्टिकल का ही कंप्लीट कंटिन्यूएशन है, कुछ भी इसमें एज सच नया नहीं है। ठीक है, तो आप कल वाले तो अभी रिपीट करूंगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। गूगल को लेके यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। देखिए हम सबको पता है कि गूगल, फेसबुक वगैरह ये मोनोपोलिस्ट कंपनीज हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि छोटे प्लेयर को अपने कंपटीशन को उभरने ही नहीं देती, उनको उभरने से पहले ही दबा देती हैं। तो गूगल के साथ भी इस तरह का केस है। इंडिया में जो CCI है ना, CCI जो है इंडिया में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका ये काम है कि वो मार्केट में ये देखे कि मार्केट में मोनोपोली तो नहीं हो रही है, उसका ये काम है। गूगल ने, पता है गूगल इतना स्मार्ट है कि जो स्मार्ट टीवी होते हैं ना, स्मार्ट टीवी के अंदर में ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर आता है वो गूगल का सॉफ्टवेयर आता है, समझ रहे हो? गूगल की एप्लीकेशन उसमें ऑलरेडी डाउनलोड होके आती हैं पहले से ही। तो ये स्मार्ट टीवी वाले केस की वजह से गूगल जो है अभी स्क्रूटनी में आ गया है। तो जिन्होंने भी केस फाइल किया उनका ये मानना है कि क्योंकि स्मार्ट टीवी में ऑलरेडी गूगल इंस्टॉल्ड केस आता है, तो जो नया कॉम्पिटिटर अगर कोई मार्केट में है तो वो गूगल से कैसे compete करेगा, क्योंकि गूगल ने स्मार्ट टीवी के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप इसमें कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे। तो ये तो गूगल की मोनोपोली हो गई। तो इसकी वजह से अभी गूगल के ऊपर केस चल रहा है, क्योंकि गूगल के ऊपर ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में कई सारे केस चल रहे हैं इस चीज को लेके कि वो जो छोटे प्लेयर होते हैं उनको उभरने नहीं देता। जैसे ही गूगल को लगता है कि मार्केट में कोई नया प्लेयर बाहर आ रहा है तो उसको खरीद लेता है। जैसे उसने व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया। यही हालत बाइजू का और अन अकेडमी का है। जैसे कोई लगता है कि छोटा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ऊपर आ रहा है तो उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि वो अपनी मोनोपोली बनाना चाहते हैं मार्केट में, किसी को कंपटीशन में आने ही नहीं देना चाहते हैं, है ना? तो ये जो है यहाँ पे इशू है। और एडिटोरियल अब डिस्कस करूंगा तो मैं फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एडिटोरियल के लिए सेपरेट वीडियो डालूंगा, मैं शाम को डालूंगा, अभी हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि सुबह से 2-3 क्लास में ले चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये रहेगा सारे का सारा आज का इंडियन एक्सप्रेस। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा बनता है, लेकिन अगर आपने ये 40-45 मिनट इन्वेस्ट कर दिए ना दिन के, तो आपका अंडरस्टैंडिंग तो बनेगा ही बनेगा, ऊपर से आपका न्यूज़पेपर इतना अच्छे से शानदार से तैयार हो जाता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर जिस बच्चे ने अच्छे से न्यूज़पेपर की एनालिसिस कर ली तो उसकी 30 से 40% प्रेपरेशन डन हो जाती है, स्पेशली फॉर मेंस में तो मैं बोलूँगा 50% प्रेपरेशन आपकी न्यूज़पेपर से कवर हो जाती है। क्योंकि जो कंटेंट आप प्रीलिम्स में प्रिपेयर करते हो
उसी की एनालिसिस आपको यहाँ पे मेंस में काम आती है, जो न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं डेफिनेटली जो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, वो मेंस का पार्ट है, उसको अगर आप छोड़ दो, उसके अलावा जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट हैं वो आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। तो ये मत सोचो कि वीडियो 40 मिनट का है, 45 मिनट का है, अरे उसको डबल स्पीड पे करके देख लो, थोड़ा सुबह देख लो, थोड़ा शाम को देख लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखने की एक बार आदत डल गई ना, आपको दुनियादारी समझ में आने लगेगी, और एक बार आपको दुनियादारी समझ में आने लगी, आप चीज़ों को रिलेट करने लगोगे, उनको एक अलग नज़रिए से देखने लगोगे, और उस दिन समझ लेना आपकी प्रेपरेशन बढ़िया हो गई है। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम को लिखने के और क्रैक करने की पोजीशन में आ जाते हो। तो हम तो देखिए अपनी तरफ से यही कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी जर्नी है। आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो हमसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करता ही हूँ मैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी आ सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, अरे जितने भी, स्नैपचैट को छोड़ के हम सभी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, ठीक है। मेरा नाम सितेंद्र चौधरी, आपको सबको पता है। तो यही आज का एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस को देखिए, मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए, लर्न न्यू थिंग्स, हार्ड वर्क करते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।